वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट अप्रोचेज एंड कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी फॉर दैट नोट्स। ये मेरे फटे में मैंने ये 2-3 साल चलाए हैं अपने, और इन्हीं नोट्स से मैंने पीएमएस एग्ज़ाम्स में पेपर्स में 75+ मार्क्स लिए हैं। सो मुझे इसलिए इनसे कोई इतना इशू नहीं होता कि ये फटे हुए हैं या कुछ ऐसे। तो मैं आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करेंगे। Let's start the topic. Public administration concept, approaches, and context. First of all, the credit for initiating as an academic study of public administration goes to Woodrow Wilson. Woodrow Wilson को credit जाता है कि उन्होंने public administration को initiate किया as academic study. उसके बाद इसकी definitions आ जाती हैं. Detailed and systematic execution of public law. Every particular application of general law is an act of administration. Woodrow Wilson ने ये इसकी definition दी है. A system of public administration is a composite of all the laws, regulations, practices, relationships, codes, and customs that prevail at any time in any jurisdiction for the fulfillment or execution of public policy. L.G. White. L.G. White ने क्या कहा है कि पब्लिक पॉलिसी की फुलफिलमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए जितने भी कोड्स, कस्टम्स बनाए जाते हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उन सबको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. Public administration has to do with getting things done with the accomplishment of defined objectives. ये डेफिनेशन है लूथर गुलेक की. एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्पॉलिश अ पर्पस. फ्लेक्स एंड नेग्रो क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैन और मटेरियल का यूजेज है जिसको यूज़ करके हम कोई अपना पर्पस जो है वो फुलफिल करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकम्पॉलिश कॉमन गोल्स. हार्बर्ट सिमोन ने ये डेफिनेशन दिया. मीनिंग्स क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टम ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. ये एक सिस्टम है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ये पब्लिक पॉलिसी की मैनेजमेंट है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट है जो कि क्या करती है, प्रमोट करती है पब्लिक वेलफेयर को. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉन्टिन्यूस बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट. ये एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस है गवर्नमेंट का. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू एनालाइज पब्लिक पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी दैट विल बेनिफिट द पीपल एट लार्ज. रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि एनालाइज करें पब्लिक पॉलिसीज़ को और इम्प्लीमेंट करें वो वाली पॉलिसी जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे. नंबर 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्स एज अ बेस ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. ये क्या करती है कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की बेस बन के जो है ये सर्व करती है. नंबर 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज़. ये इंपॉर्टेंट है लॉज और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि जी पार्टिसिपेट करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. आजकल के जब से रिफॉर्म्स हुए हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स, तो क्या देखा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन है और रिफॉर्मिज्म हुए हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी पार्ट ले रही है. पहले क्या होता था कि सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में इसका रोल होता था, लेकिन अब ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी अपना किरदार जो है वो बहुत अच्छे से अदा करी है, क्योंकि इनको बेहतर पता होता है कि कहाँ पे किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और कब ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है. सो ये अब अपना किरदार जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी अदा कर रहे हैं. नंबर 4 है हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कोहेसिव फोर्स इन अ सोसाइटी. ये क्या है कि ये कोहेसिव फोर्स है सोसाइटी में. नंबर 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म्स प्रोटेक्टिव फंक्शंस. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि परफॉर्म करती है प्रोटेक्टिव फंक्शन. कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिससे क्या होता है कि सोसाइटी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है. लास्ट है हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज रोल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि अपना रोल प्ले करती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. जैसे कि हम इसकी एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि जी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इट नोज़ वेल कि कहाँ पे जी एजुकेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे हेल्थ की हमें ज़रूरत है, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए. तो वो फिर उस तरह से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करके तो इम्प्लीमेंट कराते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हमें ये सारे इंस्टीट्यूट्स, ये सारी जो हमारी नीड्स आएँगी फुलफ़िल हो जाती हैं. तो रिज़ल्टेंटली क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नंबर 1 है मैनेजेरियल व्यू. मैनेजेरियल व्यू में हमारे पास क्या है? पोस्ट डिकॉब इसे कहते हैं.
P for planning, O organizing, S staffing, D directing, C O coordinating, R रिपोर्टिंग एंड बी बजटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल व्यू। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या डिफरेंस है। पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होता है कि जी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में तो इतनी कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल डायरेक्शन होती है। पॉलिटिकली इन्हें डायरेक्ट किया जाता है कि भाई आपने यही काम करना है और ये आपने करना ही करना है, तो वो करते ही करते हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कोई लेने देना नहीं है। सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉफिट मोटिव होती है, उसने प्रॉफिट जनरेट करना होता है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होती। नेचर ऑफ फंक्शंस इनके जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अपना प्रॉफिट गेन करना होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो सोसाइटी को सर्व करना होता है। इस तरह क्या होता है कि इनके फंक्शंस जो नेचर है इनके फंक्शंस की वो क्वाइट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट एफिशिएंट दैन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इन्होंने जो है वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दे हैव टू सर्व द पब्लिक, बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू सर्व देयर मोटिव ओनली। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक। अब क्या होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोनोपोलिस्टिक नेचर होती है, यानी कि हम नहीं देखते कि एक तरह का इदारा जो है वो हमारे पास और भी दूसरा है या तीसरा है या इतने सारे हमारे पास नंबर है, एक इदारा एक ही होता है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक नेचर नहीं है इसकी। काफ़ी सारी हमारे पास एक ही तरह की जो है वो प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो पाई जाती हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं कि हमारे पास बजट की जो है वो कमी होती है, जिसकी वजह से हम कुछ उस तरह से रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। उनके पास उनको इतना फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होता। उनके पास बजट होता है कि वो अपने डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो ले सकें। सोशल प्रेस्टीज जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद कुछ इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1 है जी पॉलिटिक्स वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पॉलिटिक्स वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि ये वाली साइड जो है ये पॉलिटिक्स है एंड दिस वन इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स में क्या है जी, पॉलिटिक्स क्या होता है जी, मैच्योर होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल होते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, रिटर्न अपना पास करते हैं, ट्रेनिंग उनकी होती है, उसके बाद उन्हें जी एलोकेट की जाती है उनकी फील्ड, सो दैट्स वाई दे आर प्रोफेशनल। पॉलिटिक्स आर दे आर नॉन टेक्निकल, दे आर टेक्निकल, पार्टिसन, नॉन पार्टिसन, टेम्पररी, परमानेंट, मोर पब्लिक कॉन्टैक्ट, फीवर, मोर लेजिस्लेटिव कॉन्टैक्ट, फीवर, पॉलिसी फार्मूलेशन, लोअर। क्या होता है कि इनके पॉलिटिक्स के जो पब्लिक कॉन्टैक्ट होते हैं ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने भाई वोट लेने होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके पब्लिक कॉन्टैक्ट बहुत कम होते हैं। पॉलिटिक्स मोर लेजिस्लेटिव कॉन्टैक्ट होते हैं, फिर वही के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। पॉलिसी फार्मूलेट करते हैं वही पॉलिटिक्स और करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिसी फार्मूलेट करती है लेकिन वो कम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास जी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉपुलर, इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्निकल डाटा। ये पॉलिटिक्स क्या होते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलर से और ये इन्फ्लुएंस करते हैं टेक्निकल डाटा से। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। अब ये साइड फिर डेमोक्रेसी की और ये है ब्यूरोक्रेसी की। अगेन ये इश्यूज़ हैं। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इलेक्टेड है, ब्यूरोक्रेसी सिलेक्टेड है। डेमोक्रेसी लॉ बनाती है, ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट वो लॉ इम्प्लीमेंट करती है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी लेस है, ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी स्ट्रिक्ट है। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग है डेमोक्रेसी में, टॉप टू डाउन डिसीजन मेकिंग है ब्यूरोक्रेसी में। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप है ब्यूरोक्रेसी में। अब हमारे पास आगे कुछ है फैक्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी। क्या है जी फैक्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी? चैलेंजेस जो हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी के, दे आर फॉलोइंग। अचीवमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी बिटवीन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट चैलेंज ये है कि न्यूट्रलिटी जो है वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं अचीव की जा सकती। बहुत इसकी जो नेचर है वो डिफ़िकल्ट है। सेकंड है रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक नीड्स। अब जी इनको जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक नीड्स। इन्हें जो है पब्लिक नीड्स को जो है रिस्पॉन्स टाइमली करना होता है। थर्ड हमारे पास है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड चैलेंज ये है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है हर जगह, पॉलिसी मेकिंग में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये न्यूट्रलिटी जो है अचीव नहीं हो पाती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
कहीं पे सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए या ये इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, तो पॉलिटिक्स का दबाव होता है कि नहीं ये पॉलिसी बनेगी भी और ये इम्प्लीमेंट भी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि चैलेंज क्रिएट हो जाता है। लास्ट है हमारे पास द पावर टसल। अब पावर जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जी हमारे पास ये कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है? इन पब्लिक फाइनेंसेस एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स। एफिशिएंसी क्या है? पब्लिक फाइनेंसेस में एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एलोकेट कर दिया जाए रिसोर्सेज ताकि ज़रूरियात जो है वो कंज्यूमर्स की कंप्लीट हो सकें। हाउ टू अचीव एफिशिएंसी? इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। आप ऑपरेशंस का जो स्केल है वो इंक्रीज कर दें। फंक्शनल एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जब आप डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब आप इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। अब जाहिर सी बात है एक इंसान है, उसकी डिग्री ही नहीं लायक करती जो काम आपने उसे दे दिया, उस बेचारे को क्या समझ आएगी? तो जब आप कंसर्न्ड ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो आएगी। इक्विटी का क्या है? इक्विटी जी इन पब्लिक फाइनेंसेस इक्विटी कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटी हम किसे कहते हैं कि जब हम रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवॉइडेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। हाउ टू इम्प्रूव इक्विटी? हम इक्विटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम प्रोसेस। हम सिस्टम प्रोसेस को अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूट करें और रीडिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को, ताकि जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं पहुँच सके वहाँ पे ये पहुँच जाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास कोर वैल्यूज़ का जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है रूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये कोर वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हेडिंग यहाँ पे दी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने अपने आंसर्स में यहीं से लिखी थी एंड आई गॉट 75+ मार्क्स। तो आप भी ट्राई करिएगा कि आप ये जो हेडिंग है इसे यहाँ से स्टार्ट करिएगा और फिर एफिशिएंसी, इक्विटी, रूल ऑफ लॉ एंड फर्दर आप इसी कोर वैल्यूज़ में ऐड करिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में क्या है? रूल ऑफ लॉ की हमने ये डायग्राम बनानी है। आपने इसी तरह से इसकी रूल ऑफ लॉ की डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आपके पास है ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ड्यू प्रोसेस। Number first, importance of rule of law. Number first, the state monopolizes the use of force in the resolution of dispute. State क्या करती है कि monopolize कर देती है use of force in the resolution of dispute. इससे क्या होता है कि ज़्यादा जो आपका नुकसान है वो नहीं होता। Individuals are secure in their persons and property. अब क्या है कि individuals जो हैं वो secure हो जाते हैं उनके persons और property में। The state itself bound by the law. स्टेट खुद बाउंड हो जाती है लॉ से। द लॉ इज़ रेडिली रिकग्नाइज एंड इज स्टेबल इनफ टू अलाउ इंडिविजुअल टू प्लान देयर अफेयर। अब लॉ क्या करता है कि इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो भाई अकॉर्डिंग टू लॉ अपने जितने भी प्लान्स हैं उनको डिज़ाइन करें। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स हैव मीनिंगफुल एक्सेस टू एन इफेक्टिव एंड इम्पार्शियल लीगल सिस्टम। अब इंडिविजुअल्स को क्या होती है कि जी असेस होती है कि वो लीगल सिस्टम को जो है असेस कर सकें। सिक्स है हमारे पास ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं कि जी प्रोटेक्ट हो जाते हैं स्टेट से। स्टेट उनको प्रोटेक्ट कर लेती है और फंडामेंटल राइट्स को। द कंटेंट ऑफ द लॉ इन द कंडक्ट ऑफ डेली लिव्स ऑफ इंडिविजुअल। अब क्या होता है कि एक कंटेंट जो है लॉ का वो इंडिविजुअल्स को अवेलेबल हो जाता है कि भाई उन्होंने अपनी डेली लिव्स जो है वो किस तरह से कंडक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है फेयरनेस। फेयरनेस क्या है जी? फेयरनेस बराबरी को हम कह सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस, यानी कि नाइंसाफ़ी ना हो, हर कोई बराबरी से हर किसी के साथ जो है वो बरता जा सके। फेयरनेस। नेक्स्ट है जी इन नंबर फर्स्ट है इसका, अ केस स्पेसिफिक ड्यूटी टू प्रोसीजरल फेयरनेस। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस के प्रोसीजरल फेयरनेस का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? अ सेट ऑफ कंपल्सरी एलिमेंट्स टू प्रोसीजरल फेयरनेस। प्रोसीजरल एलिमेंट्स के जो कंपल्सरी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? डिस्क्रिशनरी प्रोसीजरल फेयरनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन फेयरनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस में कि मतलब अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है फेयरनेस में। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी, कोई डिज़र्व नहीं करता था और उसको वो मिल गया और जो डिज़र्व करता था वो उससे महरूम रह गया। तो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर जो है वो फेयरनेस में बहुत ज़रूरी है। लास्ट हमारे पास है रिस्पॉन्सिवनेस, कंप्रोमाइज़ ऑफ प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्यों ज़रूरी है? अब जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं हमारी सोसाइटी के, उन्हें रिस्पॉन्सिवनेस जल्दी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीजन्स।
क्योंकि वो इतना हम नहीं उनको इतना इंतज़ार करवा सकते। तो ये चीज़ें ज़रा देखनी है कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो आपने अपना टाइमली जो है करनी है और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी जो है वो रिक्वायर करती है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि डेमोक्रेसी इट्सेल्फ फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिव हो टू पब्लिक नीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जामिनिंग पब्लिक एटीट्यूड, हम पब्लिक एटीट्यूड को एग्जामिन करें। डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोलूट क्राइटेरिया। नंबर 3 मोरल एंड एथिकल क्राइटेरिया, जिससे हम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ट्रेडिशनल में क्या था, एक्सक्लूसिव टास्क बाय गवर्नमेंट, न्यू में कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज। सिटीजन वाइड ट्रेडिशनल में करते थे, लेकिन न्यू में क्या है, सिटीजन फ्रेंडली है। पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन थी ट्रेडिशनल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है न्यू में। रिजिड रूल बाउंड एंड हिरार्किकल मॉडल था ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है। उसके बाद ट्रेडिशनल में प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी थी, न्यू में रिजल्ट अकाउंटेबिलिटी है। ट्रेडिशनल में अनोनिमस ब्यूरोक्रेसी थी, न्यू में अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी है। ट्रेडिशनल में एम्फसिस ऑन रेशनैलिटी था, जबकि न्यू में बाउंडेड रेशनैलिटी है। ट्रेडिशनल में सेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी थी, न्यू में डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी है। ट्रेडिशनल में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटॉमी थी, न्यू में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्लुएंस है। ट्रेडिशनल में फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस था, न्यू में फोकस ऑन परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट है। ट्रेडिशनल में सिर्फ एफिशिएंसी थी, जबकि न्यू में एफिशिएंसी भी है और इफेक्टिवनेस भी है। ट्रेडिशनल में सिटीजन्स थे और न्यू में कस्टमर्स हैं। अब ये एक जो टॉपिक बड़ा ही हाईलाइट हुआ है इसी फर्स्ट चैप्टर में ही, कि न्यू पब्लिक सर्विस। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं, प्लीज़ आप भी देखें। बिल्ड रिलेशनशिप विद सिटीजन्स, क्या करता है न्यू पब्लिक सर्विस, क्या कर रहा है कि वो सिटीजन्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, कन्वीनियंस है, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, रिलायबिलिटी है, पर्सनल अटेंशन दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों की, फेयरनेस मेजर्स है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिटीजन इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से क्या है कि ये सिटीजन्स के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। एम्फेसाइज द पब्लिक इंटरेस्ट, नंबर 2 है हमारे पास द न्यू पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक इंटरेस्ट। फीचर्स क्या है इसके, पब्लिक सर्वेंट सेंट्रल रोल इन हेल्पिंग सिटीजन। इन न्यू पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज अ गार्डियन, government should encourage citizens to demonstrate their concerns। और फोर्थ है हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट इज सुपीरियर टू अदर। नंबर 3 हमारे पास वैल्यू सिटीजनशिप ओवर एंटरप्रेन्योरशिप। द न्यू पब्लिक सर्विस एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, administrator adherence to regime values, government produces and delivers information। Number 4 consultation provides feedback to government, and last है active participation of citizen। फोर्थ है हमारे पास थिंक स्ट्रैटेजिकली एक्ट डेमोक्रेटिकली, द न्यू पब्लिक सर्विस एंड इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 1 सिटीजन engagement and community building। Number 2 citizen involvement is not limited। Number 3 citizen generate demands and government is responsible for providing services। Number 4 citizens and administrators share responsibility। Number 5 administrative reform privatization। न्यू पब्लिक सर्विस में जो एक और करेक्टरिस्टिक है वो है रिकग्नाइज दैट अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट सिंपल। द न्यू पब्लिक सर्विस एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन न्यू पब्लिक सर्विस इज मल्टीफेस्टेड। ये क्या है जी, मल्टीफेस्टेड है। रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एम्फेसाइज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, फोकस मार्केट एफिशिएंसी। लास्ट इसका करेक्टरिस्टिक है सर्व रादर देन मैनोवो। The new public service and leadership, value based leadership, shared leadership, servant not honors, servant है कोई ऑनर्स नहीं है, वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि वैल्यू कर रहा है पीपल को, सिर्फ प्रोडक्टिविटी को ही नहीं। द न्यू पब्लिक सर्विस रिस्पेक्टिंग पब्लिक सर्विस आइडियल्स, कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है पब्लिक सर्विस आइडियल्स को। पीपल आर सेल्फ इंटरेस्टेड, एफिशिएंसी इज नॉट इनफ, एक्सक्लूड कंसिडरेशन ऑफ ग्रुप्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इनकरेज डेमोक्रेटिक आइडियल्स। गवर्नमेंट अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपने डेफिनेशन दे देनी है गुड गवर्नेंस की, उसके बाद जी करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Number 1 is participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, accountability, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, strategic vision। इसके बाद है न्यू गवर्नेंस पैराडाइम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एम्फोसिस फ्रॉम पॉलिसी टू मैनेजमेंट, क्लस्टर बेस्ड मॉडल, डिचोटोमी बिटवीन कोर पॉलिसी एंड ऑपरेशनल सर्विसेज, प्रोसेस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, flexible provision of individualized products,
emphasis on cost cutting, purpose of ownership is efficient management. Islamic concept of public administration क्या है? Principle of Islamic public administration, selection of employees को किस तरह से select किया जाता है, specialization of division of labor, फिर क्या किया जाता है कि division of labor की जाती है, उसके बाद employment in managerial practices, motivation in managerial practices, उसके बाद अटोनमी इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, कंसल्टेंट बॉडी, शूरा एक बॉडी है जिसमें कंसल्ट करके जो है कोई भी फैसला लिया जाता है। हिस्ट्रिकल रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि हम सबको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत एक उसका ज़बरदस्त एक उनका निज़ाम था। और हमें ये भी पता है कि जो जीटी रोड है ये शेर शाह सूरी ने बनाया था, और इस तरह से काफ़ी सारे सिस्टम थे जो सब कॉन्टिनेंट से हमने आगे तक अभी तक हम चला रहे हैं। ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या थे? ट्रेडिशनल फंक्शंस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्शन, डिफेंस, मेंटेनेंस ऑफ मिंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ड्यूटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ पर्टिकुलर थी। ड्यूटीज़ ऑफ मिलिट्री ऑफिशल्स, कैपिटल मैनेजमेंट। मुगल पीरियड में क्या था? शेर शाह सूरीज़ रूल बहुत ज़बरदस्त था, जैसे कि हम सब जानते हैं। अकबर्स रूल बहुत ज़बरदस्त था। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम एक प्रॉपर था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और जिसे फिर ज़रूरत की जगह पे लगाया जाता था। जुडिशियल सिस्टम था, लॉ इन्फोर्समेंट थी, लॉ इन्फोर्स किया था, सज़ाएँ होती थी लोगों को जो लॉ को फॉलो नहीं करते थे। ब्रिटिश पीरियड था, अगेन ब्रिटिश पीरियड भी अच्छा था। और उसके बाद आपने जी इसको कॉन्क्लूड कर देना है। ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर है। आई होप कि ये आपकी पीएमएस की प्रेप्स में आपके लिए, पीएमएस सीएसएस की प्रेप्स में आपके लिए बहुत ही एक फ्रूटफुल होगा। आप इसको एक बार कंसल्ट करें, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं और फिर आप इसकी प्रिपरेशन करें। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे जैसे आप यूज़ टू होंगे तो फिर आपको इसको करना ईजी होगा। बाकी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो फिर आप ऑब्वियसली चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट आपको फिर नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस फिर आपको मिलती रहेंगी। मैं फ्रिक्वेंटली अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।